नमस्ते भाई। तो देखिए, हमने हिस्ट्री में जो लेक्चर ले रहे थे तो हमने वहाँ पे वैदिक काल किया था। और वैदिक काल के बाद आज हम यहाँ पे महाजनपद थोड़े कुछ पढ़ेंगे। जैसे 16 महाजनपद थे तो 16 महाजनपदों में हमें पूरे नहीं पढ़ने हैं। जो हमारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जो हमारे लिए सुटेबल हैं उनको पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बाकी हम सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं कि पूरे हमें जानना है और पूरे सभी का डिटेल जानना है। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद लिखे गए हैं। यहाँ से बस छोटे मोटे का भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे मगध है, काशी है, तो इनकी राजधानी क्या थी या किस क्षेत्र में ये महाजनपद थे। ठीक है। तो उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा ऐतिहासिक साक्ष्य, इसके बाद फिर हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके बाद फिर हमने पढ़ा वैदिक काल। ठीक है। वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, और इसके बाद उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल के बाद समाज जो है तो काफ़ी डेवलप हो गया था। और जो प्रांत होते थे, जो राजा होते थे, तो वो एक बड़े क्षेत्र में जो हो तो कब्जा करने लगे थे। ठीक है। और बड़े बड़े जो हो तो एक प्रांत या साम्राज्य बनाने लगे थे। तो उस समय पे हमारे 16 महाजनपद यानी 16 प्रांत ऐसे थे जो भारत में सबसे बड़े बड़े प्रांत थे, तो उनको 16 महाजनपद नाम दिया गया। ठीक है। इन महाजनपदों में से सबसे जो प्रमुख है, जो मगध महाजनपद है, वो सबसे प्रमुख था। इसका रीजन ये है कि जो मगध महाजनपद है तो ये सबसे ज़्यादा क्या था, संपन्न था। और इसकी संपन्नता का कारण क्या था, दोआब का क्षेत्र। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गंगा और गंगा से जो संबंधित नदियाँ हैं, जो उसकी सहायक नदियाँ हैं, वो सभी अपने बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में आकर के गंगा से मिलती हैं। तो वहाँ से जो तो कई नदियाँ दोआब बनाती हैं गंगा के साथ। तो वहाँ पे ज़मीन जो हो तो काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। और हमने देखा था कि जो उत्तर वैदिक काल आते आते हमारे पास लोहे के औजार बनने लगे थे काफ़ी अधिक मात्रा में। ठीक है। तो वहाँ से जब लोहे के औजार बनेंगे, मतलब हल वगैरह ऐसी सारी चीज़ें बनने लगेंगी, जिससे कृषि करने के लिए काफ़ी उपयोगी हो जाएगा। और कृषि होगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो पूरा साम्राज्य होगा वो समृद्ध होगा। तो इसलिए जो समृद्ध होगा वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो जो मगध महाजनपद है तो सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में उभर करके सामने आता है। तो हम बस इसको थोड़ा सा वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे मगध महाजनपद है तो इसकी अपनी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या तो राजगृह। गिरिब्रज या तो राजगृह, गिरिब्रज या तो राजगृह। ठीक है। तो ये कहाँ पर था, इसको भी आगे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये किस जगह का था, पटना या बिहार के आसपास का पूरा क्षेत्र। ठीक है। पटना या बिहार के आसपास का पूरा क्षेत्र इसमें शामिल होगा। ठीक है। और इसके आगे यदि हम काशी की बात करें तो काशी अपना कहाँ पर रहेगा, वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। क्या थी, वाराणसी। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे इसमें क्वेश्चन आएगा कि जो हमारा मगध महाजनपद था तो उसकी राजधानी क्या थी, तो गिरिब्रज ये तो राजगृह। ये तो फिर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि मगध जो महाजनपद था वो कहाँ पर, उसका विस्तार कहाँ पर था, तो पटना बिहार के आसपास के क्षेत्रों में उसका विस्तार था। ठीक है। यदि हम आगे बात करें काशी की, तो काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। क्या थी, वाराणसी थी। और ये कहाँ पर रहेगा, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र इसमें रहेगा। ठीक है। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र इसमें रहेगा। यहाँ पर हो सकता है आपको साइनिंग समझ में आ रही हो, तो ध्यान देना, यहाँ पे वाराणसी लिखा है। ठीक है। आगे देखते हैं यदि हम वत्स, तो वत्स अपना इसकी राजधानी क्या रहेगी, वत्स की राजधानी रहेगी अपनी कौन सी, कौशाम्बी। कौन सी रहेगी, कौशाम्बी। कौन सी रहेगी राजधानी, कौशाम्बी रहेगी। ठीक है। और ये कौशाम्बी अपने चित्रकूट प्रयागराज के बगल का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। तो ये कहाँ पर रहेगा, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र पर। ठीक है। इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा तो वो अपने वत्स में आएगा। इसके बाद यदि हम कौशल की बात करें तो कौशल की जो राजधानी थी तो वो क्या थी, श्रावस्ती। क्या थी, श्रावस्ती थी। क्या थी, श्रावस्ती थी। यदि हम इसकी बात करें कि इसका विस्तार कहाँ पर था, तो इसका विस्तार कहाँ पर रहेगा, बहराइच, बहराइच, फैजाबाद, गोंडा। ठीक है। फैजाबाद, गोंडा के आसपास के क्षेत्रों में इसका विस्तार रहेगा। ठीक है।
आगे यदि हम बात करें अवंती, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए जैसे मगध है, मगध को मुझे लगता नहीं कि किसी को याद करने में कोई दिक्कत है बड़ी, क्योंकि मगध सबसे ज़्यादा फेमस था। तो राजगृह है, और जो तो गिरिब्रज, ये हम कई बार पढ़ते ही हैं हिस्ट्री में, ठीक है। और इसके बाद यदि हम आगे बात करें काशी की, तो काशी वाराणसी अपने मोदी जी का संबंधित है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और काफ़ी बार ये जाते भी हैं यहाँ पर, तो यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। यदि हम आगे बात करें वत्स की, तो वत्स यहाँ से आपको याद रखना है कौशाम्बी से, कौशाम्बी से इलाहाबाद से, ऐसे इसको रिलेट करना है आपको, ठीक है। इलाहाबाद, कौशाम्बी, वत्स। यदि हम इसकी बात करें कौशल की, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए चलिए कोई कौशल नाम का लड़का है, तो कहाँ पर रहता है, बस्ती में। कहाँ पर रहता है, बस्ती में रहता है। बस्ती में रहता है कौन, कौशल नाम का लड़का, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा। और बहराइच, ठीक है, क्या है वो लड़का, कान से सुन नहीं पा रहा है, बहरा है, ठीक है। क्या है, बहरा है। बस्ती में जो लड़का, कौशल नाम का जो लड़का रहता है वो बहरा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अवंती की बात करें तो आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, तो उसमें किसी शायद किरदार का नाम रहता है अवंतिका, और वहीं पर अवंती, ये जो अवंती है, तो इसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। क्या थी, उज्जैन। उज्जैन या तो माहेशमती, तो यहां से आपको याद हो जाएगा माहेशमती से, माहेशमती, ठीक है। इस तरीके से, तो ये कहाँ का क्षेत्र था, अपना जो एमपी का मालवा क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है। तो माहेशमती से तो जरूर आपको याद हो जाएगा, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन शायद उसमें अवंतिका नाम का एक किरदार था, ठीक है। तो उज्जैन, माहेशमती, और माहेशमती साम्राज्य था उसमें बाहुबली मूवी में, तो माहेशमती, अवंतिका, ऐसे याद कर लीजिएगा। मालवा क्षेत्र, ठीक है, उज्जैन के आसपास का क्षेत्र है। उज्जैन किस नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। आगे यदि हम बात करें कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र जिन लोगों ने भी महाभारत देखी होगी थोड़ा बहुत, तो उनको जरूर जो हो तो माइंड में क्लिक कर जाएगा। ये जो कुरुक्षेत्र है, तो ये कहाँ पर है, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। क्या थी, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ। तो यहाँ पे ये किसके आसपास का क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है ना। कहाँ का है, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ के आसपास का क्षेत्र है। दिल्ली मेरठ के आसपास का क्षेत्र है, दिल्ली मेरठ के आसपास का क्षेत्र है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। यदि आगे बात करें सूरसेन, तो सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा, ठीक है। सूरसेन मथुरा, तो मथुरा के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा ये, मथुरा के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा, मथुरा के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा, मथुरा, मथुरा, ठीक है। इंद्रप्रस्थ की बात करें तो इंद्रप्रस्थ, यदि आपने देखी होगी महाभारत तो आपको जरूर याद हो जाएगा तुरंत। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के लिए ही हुआ था जो महाभारत का युद्ध। तो ये कहाँ पर है, मेरठ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। अभी भी आप यदि दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पर इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन है एक, ठीक है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। गांधार की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। क्या थी, तक्षशिला, तक्षशिला, ठीक है। तो ये अपने पाकिस्तान का है, कहाँ पर, रावलपिंडी, 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 पेशावर, रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान, ठीक है। रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा दोस्तों यदि कहीं पे हिंदी की मात्रा वगैरह में मिस्टेक हो तो उसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, तो कई बार हो सकता है गलतियाँ हो जाती हैं। आगे देखेंगे आप, मैं इसको इरेज करके फिर हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमने समझा महाजनपद के बारे में कुछ चीज़ें जो हमारे फैक्चुअल नॉलेज के लिए ठीक है। आगे हम देखते हैं जैन धर्म, क्या देखेंगे, जैन धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म देखिए पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। पहले हमारा सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म था, ठीक है। इसके बाद जब सनातन धर्म या हिंदू धर्म में जब कुरीतियाँ आने लगी जाति संप्रदाय को लेकर के, तब धीरे धीरे हमारे जो है तो नए पंथ निकलने चालू हुए, ठीक है। इसी कड़ी में हमारे जैन धर्म और इसके बाद फिर हमारा बौद्ध धर्म आता है, ठीक है। जैन धर्म वास्तव में जो हो तो बौद्ध धर्म से पुराना है। तो इसके लिए मैं आपको एक टास्क भी दे रहा हूँ
कि आपको ये पता करना है, सोचना है वीडियो पॉज करके कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है, लेकिन फिर भी यदि हम आज भी देखते हैं तो बौद्ध धर्म का विस्तार जैन धर्म से अधिक क्यों है। आपको ये सोचना है कि जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म का विस्तार अधिक क्यों हुआ। जैसे हम चाइना में देखते हैं, म्यांमार तरफ और इसके अलावा भूटान तरफ, ये सारे जो क्षेत्र हैं इन सभी जगहों में हमें बौद्ध धर्म ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि जैन धर्म को बात करें तो जैन धर्म अपने भारत में ही कुछ सीमित जगहों में है। ठीक है, तो आपको इसको सोचना है क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, आगे हम यहाँ पे कुछ फैक्चुअल नॉलेज देख लेते हैं, क्योंकि हम फैक्चुअल पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि उस तरीके से हमें पढ़ना नहीं पूरा थ्योरी के हिसाब से, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जैन धर्म था, तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि जो ऋषभदेव थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो क्या था? सांड था। क्या था? सांड। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए जो ऋषभदेव हैं, तो ऋषभदेव आपने एक राशि सुनी होगी, कौन सी राशि? मैं इनके लिए ट्रिक है बता रहा हूँ, आप नोट करिएगा। वृषभ राशि। कौन सी राशि? वृषभ राशि। वृषभ राशि, वृषभ जो राशि होती है वो वृषभ राशि में आपको उसका इमेज निकाल के देखिएगा फोन में, उसमें क्या बना होगा? सांड बना होगा। क्या बना होगा? सांड बना होगा वृषभ राशि में। ठीक है, तो ऋषभदेव वृषभ राशि से रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऋषभदेव को आपको ऐसे रखना है कि वृषभदेव। ठीक है, क्या करेंगे? वृषभदेव। क्या करेंगे? वृषभदेव। और वृषभदेव जो है तो वृषभ राशि यानी सांड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस ट्रिक से याद रखना है इनके बारे में कि सांड जो है तो किनका प्रतीक है? ऋषभदेव का। आगे यदि हम बात करें अरिष्ट नेमी की, किनकी बात करें? अरिष्ट नेमी की। अरिष्ट नेमी की बात करें तो 22वें तीर्थंकर कौन थे? 22वें नंबर के अरिष्ट नेमी थे। कौन थे? अरिष्ट नेमी थे। और अरिष्ट नेमी का जो प्रतीक चिन्ह था तो वो क्या था? अरिष्ट नेमी का यदि हम प्रतीक चिन्ह देखें तो क्या था? शंख था। क्या था? शंख। क्या था? शंख। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको कैसे याद करेंगे आप? जैसे शंख है ना, शंख, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से याद करते हैं कि अरिष्ट है, अरिष्ट कोई व्यक्ति है, उसका नियम है क्या? नेमी मतलब नियम, नेमी मतलब नियम है क्या बजाने का? शंख बजाने का। कितनी बार? 22 बार शंख बजाने का उसका नियम है। ठीक है, शंख बजाने का नियम है, ऐसे आपको याद कर लेना है। तो अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिलेट करके याद कर लेना है। यदि हम आगे बात करें तो अपने 23वें तीर्थंकर की, 23वें तीर्थंकर की यदि हम बात करें तो कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का जो हमारा प्रतीक चिन्ह है तो क्या है? सर्प है। क्या है? सर्प है। क्या है? सर्प है। शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं इस तरफ लिख देता हूं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है क्या है? सर्प है। क्या है इनका प्रतीक चिन्ह? सर्प है। ठीक है, तो सर्प को, इसको कैसे याद रखेंगे? पार्श्व का मतलब क्या होता है? लिपटना भी होता है। क्या होता है? लिपटना। ठीक है, क्या होता है? लिपटना। और कौन लिपटेगा? सर्प ही लिपटेगा। कौन लिपटेगा? सर्प लिपट जाते हैं पेड़ों पे। ठीक है, पेड़ों पे, दीवारों पे भी चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना कि जो पार्श्वनाथ थे तो 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। क्या था? सर्प था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है इसे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ट्रिक से याद करवा रहा हूँ, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, और यदि आपको एग्जैक्ट पता नहीं है तो आप इसमें जल्दी क्वेश्चन सही कर नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं 24वें तीर्थंकर की। तो जो 24वें तीर्थंकर है वो कौन है? अपने महावीर स्वामी जी। कौन है? महावीर स्वामी जी। कौन है? महावीर स्वामी जी। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। क्या है? सिंह। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? महावीर, जो सिंह होते हैं तो वो क्या होते हैं? महावीर होते हैं। जो सिंह होते हैं, शेर, वो क्या होंगे? महावीर होंगे। जंगल के राजा होते हैं शेर। ठीक है, तो महावीर हैं। यदि आप दूसरी तरीके से याद करना चाहें तो यदि महावीर नहीं होते तो कैसे मोक्ष की प्राप्ति करते? तो सिंह महावीर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको ट्रिक से याद हो गया होगा। अब हम इसे इरेज करके यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। अब हम मेन टॉपिक हमारा क्या है? महावीर स्वामी। ठीक है, क्योंकि महावीर स्वामी से हमारे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे महावीर स्वामी है तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था?
540 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में। यहाँ पे थोड़ा सा आपको साइनिंग आ रही होगी तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए आपको यदि नोट करना है हो तो आप कर ले सकते हैं। तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, यदि हम मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ठीक है, कहाँ हुई थी? पावापुरी में। और कैसे हुई थी? एक श्रस्तिपाल नाम का, श्रस्तिपाल नाम का, श्रस्तिपाल नाम का जो व्यक्ति था, उसके यहाँ से प्रसाद यानी भोजन खाने के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है कि पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। यदि हम माता की बात करें तो इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था क्या? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला या त्रिशला, कुछ भी ऐसे आएगा। ठीक है, त्रिशला। और ये कौन थी? तो जो लक्ष्मीगढ़ राज्य की जो चेटक था, कौन? चेटक, तो उनकी बहन थी। ठीक है, लक्ष्मीगढ़ राज्य जो चेटक था तो उसकी बहन थी त्रिशला। तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि जो त्रिशला है तो कौन थी? तो लक्ष्मीगढ़ राज्य चेटक की बहन थी। ठीक है, पिता के इनके क्या नाम था? तो इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे जो महात्मा बुद्ध है उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, यदि हम पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। ठीक है, क्या नाम था? यशोदा नाम था। ठीक है, यदि हम भाई की बात करें तो इनके भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। और इन्हीं भाई से आज्ञा लेकर के ये 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिए थे। कितनी अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है कि महावीर स्वामी ने किससे आज्ञा लेकर के गृह त्याग किया था? तो नंदीवर्धन से जो तो आज्ञा लेकर के गृह त्याग किया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इनकी पुत्री का क्या नाम था? इनकी पुत्री का नाम था अनयोज्या। क्या नाम था? अनयोज्या या तो प्रियदर्शिनी। अनयोज्या या तो प्रियदर्शिनी। ठीक है, अनयोज्या या तो प्रियदर्शिनी। अनयोज्या या तो प्रियदर्शिनी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नाम मैं इस तरफ लिख देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अनयोज्या या तो प्रियदर्शिनी। ठीक है, तो ये नाम हो गए। ठीक है, अब इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे फिर कल। ठीक है, जैसे अनयोज्या है तो उनके पति का क्या नाम था? जमाल। ठीक है, और वो जो जमाल होते हैं तो महावीर स्वामी के पहले जो हो तो कौन होते हैं? शिष्य होते हैं। तो इस तरीके से हम आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।